की जय। और अभी विनोद जी ने जो कहा कि हम बिजनेस की बात की, हम प्रोडक्ट की बात की, हम अकाउंट की बात की, सारी चीजों पे बात की, लेकिन आखिरी क्या? तो मैं इस पे छोटी कहानी बताऊंगा। एक प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर को नदी पार करना था। तो प्रोफेसर नाव में बैठे, और आप प्रोफेसर में तो चुप नहीं बैठेगा ना, तो नावाड़ी को बोलने शुरू किए कि अरे नावाड़ी, तुझे मैथमेटिक्स आता है क्या? सर मैं स्कूल नहीं गया हूँ, इसलिए मैथमेटिक्स का कोई संबंध नहीं है। तो प्रोफेसर बोले कि तेरी 25% जिंदगी फेल हो गई। थोड़ा जाने के बाद बोले तुझे सोशल साइंस आता है क्या? तो बोले नहीं सर। तो बोले तेरी जिंदगी 50% फेल हो गई। फिर उसको बोला कि साइंस? बोले बिल्कुल नहीं, तेरी 75% जिंदगी फेल हो गई। उतने में हवा छूटी। हवा छूटने के बाद नावाड़ी बोला, सर तुमको तैरने को आता है क्या? बोला नहीं सर, तुम्हारी जिंदगी 100% फेल हो गई। उसी तरीके से आप 25% नहीं, 50 नहीं, 100% फेल होने वाली जो चीज है वो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। बात ऐसी है कि मैं आपके सामने जिस परिस्थिति में आया हूं ना, मेरे जगह दुनिया का कोई भी अगर आदमी रहता है तो ये क्षण में मैं यहाँ पे आ नहीं सकता था, क्योंकि मेरा लड़का लंदन से LLM करके आया है। लास्ट 2 साल से वो हार्ट का भी पेशेंट है और लीवर सोरियासिस हुआ है, और 15 दिन पहले वो गिर गया है। न उसको सोने आता न उठने आता, वो पुणे में एडमिट है। और मैं जियो लाइफ, एग्रोवन सकार और मैं मिलके हम 25 डिस्ट्रिक्ट में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैं टूर पे था। और जिस दिन टूर खत्म हुआ उस दिन मैं मेरे बच्चे को देखा, लेकिन एक दिन में उसको पुणे शिफ्ट किया। मेरा लड़का पुणे में है और मुझे बोला पापा तो मेरे पास आओ। मैं भीड़ यानी 150 किलोमीटर तक आए तक मैं विनोद जी को फोन इसलिए नहीं किया कि मैं पुणे जाऊं बच्चे के पास, या सारे देश के बच्चों के पास मैसेज देने के लिए तुम्हारे पास आया। बाप का फर्ज था और पूरे देश के बच्चों का भी फर्ज था। दोनों में से कौन सा निभाना चाहिए मैं उचित समझा। मेरे बच्चे का जो होना है वो भगवान तय करेगा, लेकिन सारी दुनिया के बच्चों की बात तुम्हारे माध्यम से सारे देश को पहुंचा, इसलिए मैंने ये रास्ता स्वीकार किया। भीड़ में आने के बाद विनोद जी को बोला, विनोद जी मैं आ रहा हूं। इतना गंभीरता से मैं क्यों आने की कोशिश किया? मैं इसलिए आने की कोशिश किया कि हम सोए हुए हैं बॉम्ब पे, कब फटेगा, हम कब मरेंगे पता नहीं। भाइयों, घर में एक आदमी 90 पास करा हुआ, डॉक्टर उसको हॉस्पिटल से लेके जाओ बोलता है। जब हम घर में वो पेशेंट लाते हैं तो जब तक वो पेशेंट जीवित रहता है, घर में का एक भी फैमिली मेंबर न ढंग से खा सकता, न ढंग से सोच सकता, न ढंग से बात कर सकता। सारे कुटुंब का, फैमिली का वो जाने वाले आदमी पर नजर होती है।
एक डॉक्टर एक आदमी के बारे में बोलने के बाद सारी फैमिली परेशान होती है। मुझे किस डॉक्टर ने कहा कि पाशा पटेल 2 पैर, 2 हाथ और एक सर, एक मुंह ऐसा जो प्राणी है ये 2050 के बाद पृथ्वी पे दिखेगा क्या नहीं, गारंटी नहीं। सारे दुनिया के मानव जाति की बात सुनने के बाद मुझे पता चला कि हम दिन रात ये करना करना चाहिए। अगर मेरे फैमिली में किसकी डेथ हो गई, सारे रिलेटिव को बोला जाता है गए गए, हर आदमी अपना काम छोड़ के अंत्यविधि की तरफ जाता है, क्यों तो सबसे कठिन समय होता है वो। उसी तरीके से मैंने सोचा कि जब तक मेरी सांस, मेरी धड़कन चालू है, तब तक देश और दुनिया के हर एक आदमी को अलर्ट करना मेरा धर्म है, और वो धर्म ईमानदारी से क्या हुआ ऐसा संकट। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें मलेशिया है, जिसमें इंडोनेशिया है, ये सारे के सारे जगह समंदर निकलने वाला है। और जहां समंदर नहीं पहुंचता वहां के लोग सख्त सूरज की रोशनी से जल के मरेंगे, कुछ पानी में मरेंगे और कुछ जल के मरेंगे, बचेगा कोई नहीं। ऐसा भविष्य मैंने नहीं तो 1100 साइंटिस्ट ने दिया। कितनी चिंताजनक बात है। मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछता हूं, अपनी माँ की कसम खा के बताओ कि इतनी अगर गंभीर बात है तो ये बात तो देश के और दुनिया के सारे लैंग्वेज के पेपर में छप के आई है। इसमें से आपको किन किन लोगों ने ये बात पढ़ी है और उस पर आप काम कर रहे हैं? अगर आप में से कोई है तो कृपया हाथ ऊपर करके बताइए मुझे। 1 2 निधि ने कहा था कि हाथ ऊपर, क्या अच्छी बात है। विनोद जी है, आपका नाम क्या है? विजय जी। 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया। 3 में तो 2 बाप बेटी थे। आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आई मुझे नहीं पता, लेकिन बात क्या है मैं अत्यंत कम शब्दों में बताऊंगा। मैं लातूर में लास्ट प्रोग्राम मेरा जो 25 डिस्ट्रिक्ट में आपके जियो लाइफ के फाइनेंशियल सपोर्ट के वजह से एग्रोवन जैसा एशिया खंड में 18 पेज डेली एग्रीकल्चर पे जो न्यूज देता है, ऐसे पेपर के साथ में हमने 27 फरवरी को हम निकले और 12 अप्रैल को हम घर में आए। 13 अप्रैल को फिर मैं इधर निकला। कल मैं 5 बजे हमारे महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में एक मीटिंग में था मैं लातूर में, और वो मीटिंग करके जब मैं निकला, जब मैं कन्नड़ और चालीसगांव नाम के 2 गांव हैं विदर्भ और खानदेश के, वहां पे बड़ा घाट है। उस घाट में 5 घंटे गाड़ी में बैठ के रहा और सुबह में निकल के यहाँ तक पहुंचा। इतना सारे की वजह क्या है तो मैं बड़ा परेशान हूं। परेशानी की वजह यह है कि 2050 में पृथ्वी पे महाविनाश आने वाला है। और ये महाविनाश क्या है तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में देश दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे प्रेसिडेंट, पत्रकार, साइंटिस्ट मिलके बोले कि पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री कम किए बगैर हम में से कोई भी जीवित रहने वाला नहीं।
पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री से कम करना है, तो क्या कहा है उन्होंने 3 बातें कही है। पहली बात यह है कि कोयला, जमीन के पेट से निकलने वाला जो कोल है, कोयला है, वो कोयला जलाना अगर नहीं बंद करेंगे, डीजल जलाना नहीं बंद करेंगे, पेट्रोल जलाना नहीं बंद करेंगे, तो हमारी अगली औलाद जीवित रहने वाली नहीं है। तुम किसके लिए करते? बच्चों के लिए। बच्चे से रहने वाली नहीं है। न रहे बांस तो मुझे बांसुरी, अभी बांस ही रहने वाला नहीं है, तो बांसुरी बजाने को कोई कारण नहीं। तो हमको ये भी चीज करना बहुत जरूरी है। तो अगर कोयला जलाना नहीं है तो जलाएंगे क्या? देखिए, मैंने बात सुनी, आपने तो सुनी नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग सुने होंगे। जिस दिन ये बात मैंने सुनी, उस दिन महाराष्ट्र के सीएम को मैंने लेटर लिखा। मैं बोला कि दुनिया के साइंटिस्ट 1100 अगर बोल रहे हैं कि पृथ्वी पे मानव जाति को जीवित रखना है, तो कोल बेस्ड थर्मल धीरे धीरे बंद करने चाहिए। कोल बेस्ड थर्मल क्यों बंद करने चाहिए? हम ये लाइट और ये एसी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सिर्फ लाइट के लिए, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, सिर्फ लाइट के लिए महाराष्ट्र में हर दिन 5,90,000 मेट्रिक टन CO2 हवा में छोड़ा जा रहा है। रिपीट करता हूं मैं कि सिर्फ ये लाइट के लिए, सिर्फ पंखे चलाने के लिए, सिर्फ लाइट के लिए 5,90,000 मेट्रिक टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ा जा रहा है। सीमेंट के लिए कितना कोयला लगता है, लोहे के लिए कितना कोयला लगता है, दूध कितना कोयला लगता है, सारे बॉयलर अगर देश के अगर निकालेंगे तो रोज कितना CO2 छोड़ा जा रहा है हवा में। इतना CO2 हवा में छोड़ने के बाद तुम्हारे मेरे बच्चे बचेंगे क्या? जवाब है नहीं। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि हमारे बच्चे मरने वाले हैं, ये सिर्फ थर्मल जलने की वजह से, कोयला जलने की वजह से। क्या ये हम बंद कर सकते हैं? महाराष्ट्र के सीएम का मुझे जवाब आया कि पाशा जी, हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी का रिपोर्ट आया तो क्या करना सोचेंगे। कमेटी बनी, कमेटी में 7 लोग थे। मुझे कमेटी मेंबर ने कहा कि पाशा जी, हम अगर फाइल पे नॉट फीजिबल लिखते हैं ना, तो तुम्हारा बाप भी अगर आएगा ना तो 10 साल से ये मेघ उखाड़ नहीं सकता। हम बोले लिखने से पहले उनको मिलो। ये फाइल पे लिखने से पहले जितने लोगों को इस कमेटी पे लिया गया था, टेक्निकल कमेटी पे, मैं सारों को मिला। मिलके पहला ऐसी बात करता था मैं, क्या नमस्ते साहब, नमस्ते, क्यों आए हो? तो बोला तुम्हारा बच्चा मरने वाला है। अरे ऐसे कैसे बोल रहे? हाँ साहब, बच्चा मरने वाला है। वो बोले क्यों? तो मैं उनको बोलता था, भाई हर दिन सिर्फ लाइट बनाने के लिए तुम 5,90,000 मेट्रिक टन CO2 छोड़ रहे, क्या तुम्हारा बच्चा बचेगा? बोले नहीं बचेगा। फिर बंद कर दो साहब, मैं लिखता हूँ ये बंद करो करके। लेकिन जलाएंगे क्या? जलाएंगे क्या? इस सवाल का जवाब मैं ऐसे से बात हूं, और मेरे सामने सारी दुनिया फिरे हुए इतने बड़े बड़े, तो इतनी लंबी डिग्रियां, वो सारे हाई क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल लोग मुझे बोले कि साहब हम क्यों मारा के पढ़ाई की, हमको पता ही नहीं चल रहा तुमको देखने के बाद। मैं बोला पढ़ने से अक्ल आती, किसने बोला? अक्ल और पढ़ाई का संबंध नहीं रहता। तो मुझे अक्ल आई, पढ़ाई किया नहीं किया वो छोड़ दो। तो मैंने उनको बोला कि अगर हमारे बच्चे भी बचाना है और लाइट भी जलाना है, तो
तो सिर्फ जलाने का मटेरियल बदलना पड़ेगा। कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा? हाँ, समझ गया तुमको? तो देखो भाइयों कि बांबू की कैलोरीफिक वैल्यू और कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू एक है। 1 किलो कोयला जलाने से जितनी लाइट बनती है उतना 1 किलो बांबू जलाने से मिलती है। 1 किलो कोयला जलाने के बाद 30% ऐश निकलती है। 1 किलो बांस जलाने के बाद 3% ऐश निकलती है। एक बांबू का झाड़ अगर लगाओगे ना, हर आदमी को 280 किलो ऑक्सीजन साल को लगता है। बांबू का एक झाड़ 320 किलो ऑक्सीजन देता है। तुम्हारा मेरा दुश्मन क्या है? तुम्हारा मेरा दुश्मन क्या है? मानव जाति का दुश्मन कार्बन है। और दुनिया में जितनी भी पेशीज है, सब पेशीज में अधिक 30% कार्बन खाने की क्षमता सिर्फ बांबू में है। और इसलिए मुझे मीना बोल के एक फॉरेस्ट के डीजी है भारत सरकार के, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, आशा जी आप बांबू में इतना लगन से काम क्यों कर रहे हो? एक लाइन में जवाब दीजिए। मैंने एक लाइन में जवाब दिया, मीना जी ग्लोबल वार्मिंग पे अटैक करने के लिए मेरे पास एक वेपन है जिसका नाम बांबू है। ये कहानी नहीं, रिजल्ट सुनो। मैं जिस दिन महाराष्ट्र के सीएम को लेटर लिखा, महाराष्ट्र के सीएम ने कमेटी अपॉइंट की। कमेटी अपॉइंट करने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पहला थर्मल कौन सा चॉइस किया? आशा पटेल जिस थर्मल के पास रहता है, देश का पहला थर्मल जहां पे हम बायोमास कोयले के साथ जलाने का प्रयोग करेंगे। मेरे गांव के पास के थर्मल में ये शुरू हुआ। सरकार ने मुझे बोला 7,000 मीट्रिक टन हर रोज बायोमास चाहिए बांबू से। फिर मुझे ऑफिसर ने कहा 7,000 टन एक थर्मल को, महाराष्ट्र में 24 थर्मल है, 12 महीने चाहिए, 6,500 भाव, 1,300 करोड़ का बांस, सिर्फ 10%, 100% कोयले में 10% बायोमास मिला के जलाने के लिए 1,300 करोड़ का बांस लगने वाला है। जब ये न्यूज मैंने सुनी तो मेरे गांव में मैं फोन किया, अरे बांस देखो, बांस हमारे गांव में बांस देखो। इसका मतलब कोई तो ही गया अंतिम विधि के लिए, जो क्या बोलते मराठी में हम काटी बोलते। हमारे पास तो बांबू नहीं है। बांबू यहाँ पे किन लोगों के पास है? यहाँ जो बिहार से आए हैं, बंगाल से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो मैं अभी आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल में सारा घूम के आया। मैं आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं। आपको किसानों के पास जाना है, किसानों को बोलना है धरती को बचाना है, तो हमको कोयले के बजाय बांबू जलाना है। अब बांबू क्यों? तो तुम किसानों को ये लगाओ, वो लगाओ, कुछ भी बोलते हो, तो कुछ भी नहीं। साइंस जो बोलता है वो, मैं आपको पता नहीं, मैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन रहा हूं महाराष्ट्र का। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश में पहली बार एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना की। और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का स्थापना करने के बाद उन्होंने बोला चेयरमैन कौन रहेगा? चेयरमैन वीसी, एक्स-वीसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या 25 साल एग्रीकल्चर में रिसर्च किया हुआ, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पीएचडी वाला, या टीचिंग में एग्रीकल्चर में 25 साल काम किया हुआ। भारत सरकार में यही 65 से आज तक ये सिलसिला चालू है। उसके
बाद पहला स्टेट कर्नाटका, यहां भी हो गया है। और जब महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना हुई, जब मैं बीजेपी में हूं, हमारे पास कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने को मैं इतना परेशान किया, हाउस में भी परेशान किया, और तब मैं 1100 किलोमीटर पैदल चला एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन स्थापना करो स्टेट का। विधायक रहने के बाद मैं 1100 किलोमीटर पैदल चला। सरकार को एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना करनी पड़ी। सरकार विरोधी पक्ष की थी, मैं जब इतना सरकार को उत्तर देना पड़ा कि चलो हम एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाएंगे, सेक्रेटरी ने पूछा कि साहब उसकी घटना कहाँ मिलती है? मैं बोला मैं लेके आता हूँ। एक मिनट सुनो, आपस में बात मत करो। मैं बोला मैं लेके आता हूँ। मैं बेंगलोर गया, वहां से घटना लेके आया। वो घटना के पहले लिखा था चेयरमैन कौन, तो एमएससी पीएचडी एग्री, मैं एसएससी, मुझे चेयरमैन होना था। मैंने वो पेपर सारे लिए और उस पे का जो चेयरमैन कौन, ये जो पेज था वो मैं फाड़ के फेंका, दूसरा पेज लगाया जिसको एग्रीकल्चर समझता है ऐसा किसान, ऐसा लिखा। उन लोगों ने वैसे ही लिखा, इसलिए चेयरमैन। पहला एसएससी पास आदमी लाल बहादुर शास्त्री जी बोले कि पीएचडी, मैं नहीं हूं। इस्तेमाल किया। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको, तो सारे आप बीएससी है, एमएससी है, एग्री है, किसानों के लड़के हैं, तुमको खेती समझती है। अरे इतनी खेती समझती है, खेती अगर फायदे की रहती तो तुम्हारी माँ की कसम बोलो तुम इधर नौकरी करते क्या? तुम इधर आते ही नहीं थे। तुमने उधर देखा कि अपना बाप 5 बजे उठो या 4 बजे उठो, 12 बजे सो या 11 बजे सो, साल में एक बार धोती में से उसका बदन दिखता ही दिखता है। और इसलिए हम लोग धंधे की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे आप लोगों ने कसम खाई है, इसलिए तनख्वाह कुछ भी दो, इधर 10 साल में तुमको ठोकी भी तो तुम जाएंगे नहीं, उधर रास्ता चलिए। भाइयों, मैं इसीलिए बात बताया कि आज एग्रीकल्चर के सामने 2 प्रॉब्लम है। वो 2 प्रॉब्लम है, एक मिनट में बताऊंगा। पहला प्रॉब्लम ये है एग्रीकल्चर में लेबर प्रॉब्लम है, खेती में आदमी नहीं मिलता। ठीक है, आपको किसानों में जाके क्या बोलना चाहिए? क्या अरे लेबर नहीं मिलता? मेरे बाप के जमाने में सर दबाने के लिए आदमी रहता, हाथ दबाने के लिए आदमी रहता था और पैर दबाने के लिए आदमी रहता था। आजकल लेबर के पैर दबाना पड़ रहा है। चलना मेरे खेत को यार, तुम्हें आदमी नहीं मिल रही। जब आप सब ताली बजा रहे ना, तो ताली कब बजती मालूम है क्या? यहाँ से निकला हुआ शब्द डायरेक्ट यहाँ पार्टनर की बजती है। तो तुमको सबको बजती है। एग्रीकल्चर में का फैक्ट है नंबर 1। तो इसलिए आप किसानों को समझाना चाहिए कि अरे भाइयों, जियो लाइफ सही अर्थ में काम कर रही है। तुम्हारा जीवन सुरक्षित करने के लिए हम एक नया क्रॉप लाए हैं जिसका नाम बांबू है। आप में से कुछ लोग बैठे हैं, कोई सोयाबीन का है, कोई सोयाबीन एरिया से, कोई मक्का एरिया से, कोई बैडी एरिया से। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के कौन कौन है इधर? हाथ ऊपर करो। हाँ, तुम्हारे पास पैडी है। ये देश में सबसे दलिंदर कौन है मालूम है क्या? पैडी वाला। ये क्यों दलिंदर है पता है आपको? देखिए, 23 एटम लगा के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाता है। मैंने पैडी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एज ए चेयरमैन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब देखता था, याद करो, 1 किलो राइस बनाने के लिए 4000
400 लीटर पानी लगता है। 1 किलो राइस बनाने के लिए 4400 लीटर पानी लगता है। एक क्रॉप लेने के लिए 1 फीट भर पानी 3 महीने खेत में रहने लगता है। और 1 क्विंटल पैडी का रेट निकालते वक्त 5 रुपये 45 पैसे पानी का खर्चा पकड़ के पैडी का रेट है। मैंने क्या कहा पता है? एसटी स्टैंड मालूम है ना तुमको? एसटी स्टैंड में जाने के बाद अगर किसी को जाना पड़ा तो इतना धोने के लिए 5 रुपये लेते हैं। अरे इतनी जगह धोने के लिए 5 और 1 हेक्टर 3 महीने पानी देने के लिए 5.45। साला मरते कैसा नहीं है तय करने वाले। और आपको सब लोगों को एक बात बता दूं कि सब तुम अगर बीएससी एमएससी एग्री है ना, कसम खा के बताओ कि 1 हेक्टर पानी का खर्चा पैडी की कीमत में कितना लगा हुआ है? किसको पता है क्या? क्यों पढ़े रे भाई तुम? क्यों बीएससी एग्री है तुम? क्यों पढ़े तुम? वजह क्या है भाइयों? ये बात पूरे देश को बताने का काम लास्ट 54 ईयर 45 साल मैं इस देश में कर रहा हूं। तो आप लोगों को मेरा कहना यह है कि अब लेबर नहीं मिलता, नंबर 1 बात बताओ, और नंबर 2 बात बताओ कि अब इसके बाद बारिश का क्या होगा। मैं सिर्फ 2-3 बातें और बताऊंगा। बारिश हमारे देश में 27 नक्षत्र है। सुनो, नक्षत्र कितने? 27। बारिश के नक्षत्र कितने? 9। तुम्हारे हिंदी बेल्ट में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सारे हमारे महाराष्ट्र के जो लोग बैठे ना, इनके लिए बताता हूं। तुम्हारे समझ में आ तो समझ लो, लेकिन मैं ये मराठी में ही मुझे बोलने आता है, हिंदी में अभी तक देखा नहीं, मैं करके देखूंगा। देखो 9 नक्षत्र है हमारे पास। नक्षत्र का नाम लेने के बाद आसमान से जो बारिश की धार आती है ना, वो कैसी रहती और कितनी दिन आती, ये सारी बातें वो नक्षत्र का नाम लेने के बाद आती है। मैं मराठी में बताता हूँ। हमारे पास 9 नक्षत्र को गांव में क्या कहते थे? पडला उतरा, भात खायला कुत्रा, पडला मगा, ढगाकडे बघा, पडला हस्त, शेतकरी झाला मस्त, पडल्या स्वाई साथी, पिकतील माणिक मोती, पडल्या चित्ती, पडतील भीती, आला पोळा, गहू झाला भोळा। नक्षत्र में कितनी बारिश आती है नक्षत्र का नाम लेने से अब तक पता चलता था, लेकिन अब 27 नक्षत्र नहीं रहे, अब सिर्फ 2 नक्षत्र रहे। एक तो बादल फटना या अकाल। और आप लोगों को एक लाइन में बताता हूं, मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी के जमाने में 100 दिन बारिश आती थी। अब बारिश कैसी आने वाली है? 100 दिन की बारिश 25% ज्यादा और 52 घंटे में। रिपीट करता हूं, मेरे बचपन में 100 दिन बारिश होती थी, अब 100 दिन से बढ़कर 25% बढ़ने वाली है। और 100 दिन में आने वाली बारिश 48 घंटे में आने वाली है। आप बचोगे क्या? तो एक लाइन में सुनो। अब किसानों को तुमको क्या बोलना है? किसानों को ये बोलना है, बाबा रे, बगैर आदमी की कम पानी में भरोसेमंद होने वाली खेती यानी बांबू की खेती, अब जियो लाइफ ये खेती में काम कर रहा है। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगले साल जब अवार्ड सेरेमनी होगी तो उसमें और एक अवार्ड रखो, किसने ज्यादा बांबू लगाए। अपने एरिया में किसने? अब तो यहाँ कहा गया कि 5000 गांव
जाने वाले हैं। अगर इस देश और दुनिया को बचाने का काम अगर करना है तो हर एक गांव में 100-100 एकड़ बांस अगर लगेगा तो निश्चित तौर पे ग्लोबल वार्मिंग को हम वापस भेज सकते हैं और इस पृथ्वी पे मानव जाति को बचा सकते हैं। कितना बड़ा काम करना है। आखिरी एक लाइन मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 0.5% फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट लगता है 33%, 33% फॉरेस्ट लगता है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 0.5% फॉरेस्ट है। हमारा फॉरेस्ट बढ़ेगा नहीं और हम बचेंगे नहीं। हमको अगर बचाना है तो फॉरेस्ट कवरेज बढ़ाना है। पूरे देश का कवरेज ऐसा बढ़ना चाहिए कि अगले साल देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कहनी चाहिए, इस देश का फॉरेस्ट कवर बढ़ाने वाले देश की एक ही कंपनी है जिसका नाम जियो लाइफ है। एनवायरमेंट में सारे देश का ध्यान आकर्षित करने वाली कंपनी ये जियो लाइफ रहेगी और इस देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को जीवन समर्पित करने का काम आप सब लोग करोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप जियो लाइफ के सर्वेंट नहीं हैं। आप जियो लाइफ के सर्वेंट नहीं हैं। आप तो भगवान ने भेजे हुए मानव जाति की सेवा करने के लिए भेजे गए दूत थे। जो लोग हमारे सीएमडी ने, अब मैं तो बहुत सारे कंपनियों में बैठा हूं। अभी आपने देखा एक कंपनी आइशर वाल्वो, जो वाल्वो बस बनाती, और आइशर ट्रक बनाती, उसका आफ्टर सेल की एमडी यहाँ बैठी हुई थी। एक कंपनी कौन? देश में 600 सालमोट है सोयाबीन के। तुम जो तेल खाते, आप सब लोग तेल खाते ना, तो तुम सारे लोग कौन सा तेल खाते हो? पाम का। हमारे देश को 230 लाख मेट्रिक टन खाने का तेल लगता है। 70 लाख मेट्रिक टन हम तेल बनाते हैं। 130 लाख मेट्रिक टन हम बाहर से लाते हैं, वो भी पाम का तेल लाते हैं। पाम का तेल खाने से क्या होता है? अभी एक मेडिकल रिपोर्ट आई, 50 साल के अंदर के लोगों को ज्यादा अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक इस देश में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ पाम ऑयल है। हमारे पास जो डॉक्टर देवेश जैन आए थे, वो देवेश जैन हमको पाम का तेल नहीं तो सोयाबीन का तेल खिलाने का काम देवेश जैन करते हैं, जो 600 सालों से देश के उन सब का वो चेयरमैन है। ये सब मेरे साथ के जो लोग हैं, सारे देश के जो प्रमुख लोग हैं, ऐसे लोग मेरे साथ है, कम से कम ऐसे 100 लोग हैं। और जिसमें मेरे फ्रेंड जो ऐसे बड़े बड़े हैं ना, तो इन फ्रेंड में और एक फ्रेंड आपके सीएमडी यानी विनोद लाहौटी जी भी है। और सब लोगों को एक विनती करना चाहता हूं कि हम सब एक है। हमको मानव जाति बचाना है और मानव जाति के लिए हमको ये काम करना है। और दूसरा ये काम डीजल और पेट्रोल के बजाय आपको एक लाइन बोल के जाता हूँ लास्ट, कि दुनिया में अब तक डीजल और पेट्रोल, नितिन गडकरी जी एक बात बता रहे हैं, आप कभी गंभीरता से सुना है क्या? एक बात सुना है क्या गडकरी जी की? कौन सी? 2017 के बाद इस देश में एक भी डीजल और पेट्रोल का पंप मैं चलने नहीं दूंगा। क्या कारण है? कारण एक लाइन में 1 किलो कोयला जलाने से 2 किलो 800 ग्राम कार्बन तैयार होता है। 1 लीटर पेट्रोल जलाने से 3 किलो कार्बन तैयार होता है। डीजल, पेट्रोल और कोयला जमीन के पेट में मिलता है। जमीन के पेट में से निकला हुआ कोयला और डीजल और पेट्रोल जलाने से पृथ्वी पे कार्बन का स्तर बढ़ेगा। आप अगर लिख लेना चाहते हो तो लिख के लो 2 लाइन। क्या?
2 लाइन लिख के लो। इस पृथ्वी पे पहला इंजन बना 1750 में ग्लासगो शहर में। 1750 में ग्लासगो शहर में पहला इंजन बना। जिस दिन पहला इंजन घूमा उस दिन पृथ्वी का कार्बन कॉन्सेंट्रेशन था 280 ppm। आज हो गया वो 422 ppm। 350 ppm कार्बन कॉन्सेंट्रेशन अगर हवा में है तो पृथ्वी पे जीव जंतु मानव जीवित है। 450 जिस दिन होगा उस दिन हमारा विनाश अटल है। अब 22 हुआ है, 28 रहा है, साल भी 28, ppm भी 28। क्रिकेट के भाषा में अगर बात करेंगे तो 1 बॉल रह गया है और 6 रन रह गए हैं। कौन हारता कौन जीतना तय है। हमारे हाथ से निसर्ग बदल चुका है। अब हमको ये पारी अगर जीतनी है मानव जाति को तो एक ही काम करना है, डीजल पेट्रोल जलाना बंद करना पड़ेगा। और डीजल पेट्रोल अगर जलाना बंद करना है तो पृथ्वी के पेट में का निकालना बंद करेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरा किसान अब तक अन्नदाता था, अब मेरा किसान ऊर्जादाता बन रहा है। क्यों तो खेती में से ऊर्जा बनने वाली है। डीजल और पेट्रोल खेती में से बनने वाला है। बांस के बारे में एक लाइन दुनिया में आज तक कहीं भी बांस से इथेनॉल बनता नहीं है, लेकिन अभी बाकी देश में कहीं नहीं होता। और बांबू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक जगह होता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी नहीं है। और अगर हम पूरे देश को अरबस्तान, ईरान और इराक से 8.5 लाख करोड़ रुपए का हम डीजल और पेट्रोल लाते हैं। इतना डीजल पेट्रोल पे फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट करने के बजाय हम हमारे देश के किसानों को जहां पैडी में से 10,000 रुपए बचते हैं, उसी खेत में 1 एकड़ में 2 लाख रुपए किसानों को साल को देके उसमें से हम इथेनॉल बनाएंगे और इस इथेनॉल से सारे देश की गाड़ियां चलाएंगे। देश में इथेनॉल बनने जा रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इस देश के सहकार मंत्री अमित शाह साहब मेरे गांव आ रहे हैं। 5 मई या 22 मई, मैंने 5 मई मांगी है। क्यों तो मेरा 5 मई को बर्थडे होता है, तो इसलिए आप 5 को आते या 22 को आते पता नहीं, लेकिन वो जिस दिन भी आएंगे उनके लिए उनके पास मैंने एक डिमांड की है, बांबू को कोऑपरेटिव में लो और 300 रिफाइनरी देश में खड़ी करो। जो खड़ी करने वाले को 1,000 करोड़ देंगे, उसमें 90% सब्सिडी देंगे। सिर्फ 100 करोड़ में अब कैसा करंट आ रहा है, तुमको 1000 करोड़ मिलते जैसा। तो तुमको इस क्षेत्र में अगर काम करना है तो मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि चलो हम सब जुड़ेंगे। आपको अगर कुछ इसमें अगर प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, तो मेरा नंबर लिख के लो। आपको जब भी मेरे से बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर आपको देना चाहता हूँ 9422094220। ये जो नंबर लिख के ले रहे ना, इनको न क्या अगले साल पुरस्कार मिलेगा। जो नहीं लिख के लेते ना उसको पुरस्कार की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही पैदा हो गए, ऐसे ही जाने वाले हैं। तो कौन टीम में आएगा मुझे दिख रहा है। 9422071786 ये मेरा नंबर है। और ये नंबर पे आप कभी भी बात करते जाओ तो 12 के पहले आप फोन करो। मैं आप सब लोगों को एक शब्द देना चाहता हूँ, जिस दिन अमित शाह सरकार और गृह मंत्री मेरे गांव में आएंगे उस दिन इस देश की तकदीर बदलने वाली स्कीम हम बनाएंगे। विनोद जी तो उस दिन रहेंगे। क्यों तो 25 डिस्ट्रिक्ट में जियो लाइफ की तरफ से 1-1 लाख रुपए खर्चा करके 25 सभा लेने का काम जियो लाइफ ने किया है। किसको अगर सवाल है तो आप प्रश्न पूछिए और मैं वो जवाब हुआ कि अपन खाना खाने को। हाँ
जी खाली इंडिया में करने से पूरी दुनिया बचेगी क्या? देखो सर, बांबू 48 देशों में आता है, बांबू 48 देशों में आता है, और भारत में करने से दुनिया बचेगी क्या? मुझे क्या बोले, अरे तुम लोधगा गांव में रहते, इससे देश बचेगा क्या? तो ऐसे सवाल पूछते रहते, तुम्हें क्या? पूरा वर्ल्ड में मोमेंटम लाना है यहाँ से। ये मूवमेंट तो पूरे देश में करूंगा। और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सारा देश और दुनिया मेरी बात क्यों सुनेगा। 11 जुलाई को महाराष्ट्र के 11 नदियां हैं, 11 जुलाई 11 नदियां, 11 नदियों के लिए 2500 किलोमीटर, 2 किनारे 5000 किलोमीटर। मैं 11 लाख पौधे, 11 लाख किसान 11 जुलाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लाके 11 पौधे लगाने वाला हूं इस सैटेलाइट से पूरे देश को लगाने वाला हूं। अगर आदमी चाहता है ना दुनिया बचाने का काम भी कोई पागल आदमी कर सकता है। तुम अगर मेरे साथ बैठोगे ना तो मैं क्या ताकत है मैं आपको बताऊंगा। और मेरा ये स्वप्न है कि सच में क्या बोल सकते हैं, मेरे वजह अगर दुनिया बचने वाली है तो बच भी जाएगी। मेरा काम कर्तव्य करना है, कर्तव्य से चूकना नहीं है। ठीक, और किसी को पूछना है तो सवाल? आपको अगर कोई किसान पूछेगा तो आप जितने 400 लोग हैं ना यहाँ पे, 400 लोगों के ऑफिस में बोर्ड लगाओ कि हमारे पास बांबू के पौधे मिलते हैं। बांबू बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजर लगता है वो जियो लाइफ का फर्टिलाइजर हमने बनाया है। बांबू का फर्नीचर हमारे पास मिलेगा, बांबू का फर्नीचर बनाने का इंडस्ट्री भी हमारे पास मिलेगी, इथेनॉल बनाने की भी इंडस्ट्री मिलेगी। ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने का काम जियो लाइफ के माध्यम से हम करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया देखते हुए आप एक आदमी का पुरस्कार, आप एक आदमी को पुरस्कार दिया। मुझे विश्वास है आने वाले 5 साल में दिल्ली के लाल किले पे ये सारे लाल शर्ट डाले हुए सारे जियो लाइफ के प्रतिनिधियों का सत्कार भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। उस दिशा में हम काम करेंगे। आपको जब भी देश और दुनिया बचाने का काम जियो लाइफ करेंगे, मैं जियो लाइफ के साथ हूं, इतना कहते हुए यही रुकूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने बड़ी शांति से सुना है, कुछ लोगों को सुनना नहीं लगा, तो भूख लगी थी हरकत में कुछ भी, लेकिन 99% मन से सुने। आप सब लोगों का धन्यवाद। विनोद जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच में ये तुम्हारे कर्मचारी नहीं है, ये तुम्हारे फैमिली के मेंबर है। और ऐसा सीएमडी मिलना ये भी एक पहले जन्म का कुछ तो पुण्य है। तो पहले जन्म के पुण्य की वजह से तुमको ऐसा बॉस मिला है। घर के लक्षण आंगन बताता है, तो मैंने तो आंगन देखा है, आज पूरा घर देखा, और आपके सब लोगों की आपकी जो योग्यता है वो तारीफ काबिल है। इतना कहते हुए यही रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।